ये है नया लॉन्च हुआ नोकिया का 32 इंच टीवी और ये मुझे ब्रांड ने भेजा है रिव्यू करने के लिए, लेकिन फिर भी ये एक अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट है। कैसे? क्योंकि ये चैनल है VM1 और मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा। इस चैनल पे आपको सिर्फ अनस्पॉन्सर्ड कंटेंट देखने को मिलेगा और मैं इस प्रोडक्ट के भी आपको प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में बताऊंगा। मैंने पहले भी ये बात बोली है और मैं फिर एक बार बोलूंगा कि हम इस चैनल पे किसी टाइप का स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चलाते और इस चैनल को चलाने के लिए हम किसी ब्रांड से पैसे नहीं लेते। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे अफिलिएट लिंक से अगर आप कोई भी परचेज करेंगे तो इस चैनल की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मदद होगी और आप जो कंटेंट देखने जा रहे हैं ऐसा कंटेंट आपको देखने को बार बार मिलता रहेगा। प्लीज सपोर्ट अस, यही हमें इस चैनल को चलाता रहता है। एक बात आपको बतानी भूल गया, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। इस वीडियो का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको सारी चीजें साथ साथ दिखाऊंगा भी और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी साथ साथ बताते हुए चलूंगा, एंड में नहीं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आपको सही तरीके से अगर देखना है तो बिना स्किप करे देखिए, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे प्रॉपरली। सबसे पहले मैं आपको इस टीवी के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज के बारे में बताता हूं। इस टीवी के बॉक्स में आपको वॉल माउंट स्टैंड साथ में मिलेगा, कुछ पेपर वर्क मिलेगा, एक AV कनेक्टर वायर मिलेगी और एक ये ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के कॉम्बिनेशन वाला रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा जो फुल्ली फंक्शनल है। इसमें सभी टाइप की हॉट कीज हैं और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं और इस टीवी के अंदर आपको मीडियम बेजल डिजाइन देखने को मिलता है, थिन बेजल डिजाइन देखने को नहीं। एंड दिस इज नॉट अ कॉन बिकॉज 32 इंच साइज के अंदर आपको यही साइज की बेजल्स देखने को मिलेंगी। प्लास्टिक की आपको बॉडी और फ्रेम मिलेगा विच इज ऑल्सो ओके, बट आपको जो डिफरेंट मिलेगा वो है मेटल के फुट स्टैंड्स एंड दे आर स्टडी। आपके यूज में आते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जो एक चीज और डिफरेंट है वो है इसकी बिल्ट इन साउंड बार। ये सभी टीवीज में आपको देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ही टीवीज में देखने को मिलेगी एंड दिस इज अ गुड वन। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। HD पैनल इस टीवी के अंदर आपको मिलता है जो कि VA पैनल है और DLED पैनल है। इस टीवी के अंदर आपको MEMC भी मिलती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके अंदर आपको 300 निट्स की डिक्लेयर्ड ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन मेरे टेस्टिंग के दौरान देखिए कितनी ब्राइटनेस आई। 400 से ऊपर ब्राइटनेस हमें देखने को मिल रही है इस टीवी के अंदर, विच इज फैंटास्टिक। इसके अलावा आपको इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी 3000:1 मिलती है, HDR10 और डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलती है और कुछ स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं जैसे स्मार्ट डिमिंग। अब ये स्मार्ट डिमिंग क्या है? स्मार्ट डिमिंग इज समथिंग जो इस पैनल के अंदर अपने आप LEDs को बुझाएगा और जलाएगा कंटेंट के बेसिस के ऊपर, एंड दैट इज मोर लाइक अ गिमिक अकॉर्डिंग टू मी। और ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी चीजों के बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलेगा और उसके साथ आपको क्रोमकास्ट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मीरा कास्ट की सपोर्ट नोकिया टीवीज में है कि नहीं, देन द आंसर इज नो। मीरा कास्ट की सपोर्ट इन टीवीज में नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बात करते हैं लैग की और OS के ओवरऑल एक्सपीरियंस की। किसी टाइप का कोई भी लैग आपको इस टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा और आप इस OS को बहुत ही शानदार तरीके से चला पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बात आपको खास ध्यान रखनी होगी कि Android 9, 10 और 11 इन तीनों में कोई खास फर्क नहीं है OS के ओवरऑल एक्सपीरियंस में। कई लोग बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं कि Android 11 बहुत डिफरेंट है और बहुत ज्यादा स्मूथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Android 9, 10 और 11 तीनों को मैंने स्टूडियो में बहुत ज्यादा यूज करके देखा है और उसके बाद मैं आपको यह कह सकता हूं कि Android 11, 9 एंड 10 तीनों OS एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लॉ है Android 11 में, वो ये है कि उसका साइज बहुत ज्यादा है। आप स्टोरेज अगर इसके अंदर देखेंगे तो आपको सिर्फ 7.2 या 7.5 के आसपास स्टोरेज देखने को मिलेगी यूजेबल, जबकि इस टीवी के अंदर 16 GB स्टोरेज दी गई है और वो इसीलिए दी गई है क्योंकि Android 11 का साइज बहुत ज्यादा है। अगर इसमें 8 GB दी जाती तो इसमें स्टोरेज कुछ बचती ही नहीं, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप यही समझ के चलें कि आपको 7.5-8 GB स्टोरेज ही मिलने वाली है। उस हिसाब से अपने परचेज डिसीजन को प्लान करें।
हम में से ज्यादातर लोग 32 इंच का टीवी अगर खरीदते हैं तो वो SD और HD चैनल्स को देखने के लिए खरीदते हैं। SD चैनल्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं इसमें, और वो ऑब्वियसली होगी ही क्योंकि ये एक HD पैनल है और इसमें SD और HD चैनल्स बहुत अच्छे दिखेंगे ही। लेकिन जो खास बात नोटिस करने वाली है वो है इस पैनल की कलर परफॉर्मेंस, और इसकी इतनी अच्छी ब्राइटनेस होने के बाद वो परफॉर्मेंस आपको कैसी दिखती है। एंड इट इज अमेजिंग। बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपको इस टीवी के अंदर कलर्स की मिलती है क्योंकि इसमें ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। एंड इट इज अ ब्यूटिफुल टीवी इन टर्म्स ऑफ कलर्स। आपको बहुत क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोफाइल देखने को मिलेगी इस टीवी के अंदर। ये बहुत ही अच्छी बात है। बेस्ट नहीं है ये कलर प्रोफाइल, इट कैन नॉट कंपीट विद सोनी, बट ये अच्छी कलर प्रोफाइल है। और आप अगर बजट रेंज में एक अच्छा टीवी खरीदना चाहते हैं तो कलर्स और पिक्चर क्वालिटी के लिए इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में, और इसे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। इस टीवी के अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक पोर्ट 2.1 EARC पोर्ट है, और उसका फायदा यह होता है कि आप अगर इस टीवी के साथ डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करेंगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस की डीकोडिंग मिलेगी उन कंटेंट्स को प्ले करते समय जिनमें आपको डॉल्बी एटमॉस सुनने को मिल सकता है। और वो आपको कहां मिलेगा? लेट्स से नेटफ्लिक्स, लेट्स से डिज्नी हॉटस्टार। पर मैंने जब इस टीवी के साथ डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को कनेक्ट करके नेटफ्लिक्स पे चलाया तो मुझे डॉल्बी एटमॉस का लोगो नहीं मिला। दैट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा ये टीवी हमें 5.1 डिकोडिंग दे सकता है, जो कि कोई भी और टीवी देगा जिसमें HDMI ARC पोर्ट हो। ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में सुनिए। इसमें आपको एक USB पोर्ट मिलेगा 2.0 और एक मिलेगा 3.0। 3.0 पोर्ट होना बहुत अच्छी बात है अपने आप में, लेकिन क्या उसका फायदा है? एक्चुअली HDMI EARC, USB 2.0 और USB 3.0 तीनों ही पोर्ट्स इस समय एक तरीके से नॉन फंक्शनल हैं। मैंने एक तरीके से इसलिए बोला क्योंकि आपको कनेक्शन तो मिलेगा कोई भी चीज लगाने पे इन तीनों पोर्ट्स में, लेकिन वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको इन तीनों पोर्ट्स से मिलना चाहिए। USB पोर्ट की प्रॉब्लम यह है कि आप अगर कोई भी USB ड्राइव इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो टीवी में डिस्प्ले ही नहीं होगी। आपको उसके लिए एक थर्ड पार्टी ऐप जैसे फाइल मैनेजर या किसी टाइप का एक्सप्लोरर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो उस USB पोर्ट को इन पोर्ट्स में से रीड करेगा। डायरेक्टली टीवी रीड नहीं कर पा रहा है, एंड दिस इज अ सॉफ्टवेयर बग। ये सॉफ्टवेयर बग जो है ये HDMI EARC पोर्ट में भी है और दोनों USB पोर्ट में भी है, और यही एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज और इस टीवी का एक कॉन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ये अपडेट नोकिया की तरफ से या फ्लिपकार्ट की तरफ से या फिर एंड्रॉयड की तरफ से कब आएगा, दैट आई कैन नॉट से। आप इसका जवाब क्या नोकिया या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। इस बात को ध्यान में रखिए, और अगर आपके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिर आप ये टीवी अवॉइड करें। लेकिन नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, USB पोर्ट क्या रीड नहीं होते? होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बेसिस पे डिसाइड करिए आपको क्या इस टीवी के साथ डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लगानी है। अगर लगानी है देन यू कैन अवॉइड दिस टीवी, अगर नहीं लगानी तो इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। 39 वॉट की बिल्ट इन ओंक्यो साउंड बार आपको इस टीवी के अंदर मिलती है, और इसका आउटपुट और रिजल्ट कैसा आता है इसे सुनिए। इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, इट इज वेरी वेरी गुड। स्पीकर से आपको बहुत ज्यादा अच्छी ऑडियो मिलेगी, लेकिन सेपरेशन की उम्मीद मत रखिए। आप इस 39 वॉट की साउंड बार से सेपरेशन ले भी नहीं सकते, लेकिन ऑडियो क्वालिटी इज अमेजिंग। आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं है।
अनलेस आपको एक बिल्कुल बूम बूम बॉक्स बनाना है अपने कमरे को और आपको एक प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 90% लोगों को इस टीवी के साथ किसी भी साउंड बार को लगाने की जरूरत होगी ही नहीं, क्योंकि हमने साउंड बार की भी बात करी थी और हमने ये देखा था कि इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लगाने पे आपको डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग इस समय तो नहीं मिल रही। तो क्या आपको एक टीवी इस वजह से ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं उसी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार को आपको लगा के दिखाता हूं। अगर आपको डिकोडिंग नहीं मिल रही उसमें एटमॉस की, तो यह टीवी कैसे परफॉर्म करता है एक साउंड बार के साथ, आप देखिए। इस टीवी के अंदर आपको HDR10 और डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी देखने को मिलती है। तो इस पे कंटेंट आपको HDR10 और डॉल्बी विजन का दिखेगा कैसे? नेटफ्लिक्स पे जब हमने इस टीवी के ऊपर डॉल्बी विजन कंटेंट को प्ले किया तो वो डॉल्बी विजन में ही प्ले हुआ और इस टीवी की सेटिंग्स में भी आपको डॉल्बी विजन ब्राइट और डॉल्बी विजन डार्क की ऑप्शन देखने को मिलेगी, विच इज फैंटास्टिक। अगर इस टीवी के अंदर 300 के आसपास ब्राइटनेस होती तो मैं आपको यह कहता कि ये कंटेंट अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा, लेकिन 400 से ऊपर ब्राइटनेस होने की वजह से मैं आपको यह बोलूंगा कि नेटफ्लिक्स पे जो आपने कंटेंट अभी देखा ये बहुत शानदार दिख रहा था एंड इसमें कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, जो इस टीवी की नेचुरल कलर प्रोफाइल है। नेचुरल कलर प्रोफाइल को आप बहुत क्लोज टू नेचुरल कह सकते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। नोकिया इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कलर प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए नहीं करता। इट इज नॉट लाइक अदर ब्रांड्स, बट इट इज वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बजट ब्रांड्स। ये HDR10 कंटेंट Amazon प्राइम पे चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर है। इस टीवी के Amazon प्राइम ऐप पे कुछ बग है जो सॉल्व होने के बाद ही आप इस ऐप पे कोई प्रॉपर कंटेंट देख पाएंगे। पर YouTube पे HDR10 कंटेंट बहुत शानदार तरीके से प्ले होता है और आप उसे एंजॉय भी करेंगे। हमने इस टीवी के अंदर टेस्टिंग भी करी, उसे भी जरा ध्यान से देखिए। इस टीवी के अंदर जो आपको घूमते हुए सर्कल्स दिख रहे हैं उसके अंदर आपको हेलो इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा और इस बजट के HD पैनल के टीवी के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेलो देखने को मिलेगा भी नहीं। और इस स्ट्रेस टेस्ट के अंदर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो को भी टेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ आप हेलो एक बार और टेस्ट कर सकते हैं। और सिंपल वर्ड्स में इसका रिजल्ट यही है कि ये टीवी अपने हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और एक HD पैनल से आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। व्यूइंग एंगल की अगर बात करें तो ये एक VA पैनल है। इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा कि स्ट्रेट व्यूइंग पे आपको इसके अंदर बहुत शानदार कलर्स देखने को मिलेंगे जो आप इस समय सामने से देख रहे हैं। और यही अगर मैं कैमरा को एक्सट्रीम साइड पे ले जाऊं, लेट्स से पूरा 85 डिग्रीज पे, तो ये कलर्स और ब्राइटनेस 20 से 25% तक वॉश आउट हो जाते हैं एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल इन एनी VA पैनल। इस टीवी को आपको तब खरीदना चाहिए जब आपने बिल्कुल स्ट्रेट या फिर 45 डिग्रीज के एंगल तक इस टीवी को देखना है। आपको किसी भी बजट ब्रांड के अंदर VA पैनल ही देखने को मिलेगा और किसी भी VA पैनल के अंदर आपको ऐसे ही व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम साइड पे कलर्स और ब्राइटनेस वॉश आउट होंगे ही होंगे, किसी में 20-25%, किसी में 20-22%। मेरे अंदाजे से ये भी उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे कोई भी और बजट ब्रांड का VA पैनल टीवी देता। अब स्केलिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी कनेक्टिविटी ऑप्शंस के दौरान बताया है कि USB डायरेक्टली इस टीवी के अंदर प्लग इन करके प्ले नहीं होती। उसके लिए आपको एक फाइल मैनेजर या एक्सप्लोरर टाइप की ऐप लगानी चाहिए। उसके थ्रू अगर हम प्ले करते हैं किसी भी कंटेंट को तो 4K हो या 1080p हो या 720p कंटेंट इस टीवी में काफी अच्छे से दिखता है। आप जो इस समय देख रहे हैं वो है एक 720p कंटेंट और ये बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। ये अब चला 1080p कंटेंट और ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है इस टीवी के अंदर।
एंड यस, आप 4K कंटेंट भी इस टीवी पे प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो 4K में प्ले नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो डाउन स्केल होके प्ले होगा एंड दैट लुक्स ब्यूटिफुल ऑन दिस टीवी। एस्पेक्ट रेशियो आप अभी भी चेंज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिछले नोकिया टीवी के रिव्यू के अंदर भी यही बताया था कि आप यूएसबी से प्ले करे हुए कंटेंट पे एस्पेक्ट रेशियो को चेंज नहीं कर पाएंगे। दो चीजों के बारे में आपको बताना भूल गया, वो है आई प्रोटेक्ट प्लस, जो इस टीवी के अंदर एक फीचर आपको देखने को मिलता है। और उससे होता बेसिकली ये है कि आप जब मैनुअली उस फीचर को ऑन करेंगे तो इस टीवी की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, रादर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, और वो आपको मदद आएगा रात को टीवी देखते समय। इसका फायदा आपको यह होगा कि रात को बहुत ज्यादा ब्राइट सीन आपको एकदम अचानक से आंखों पे नहीं लगेगा, एंड दैट इज अ गुड फीचर टू हैव। लेकिन इस फीचर की वजह से आप टीवी नहीं खरीदते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो मैं भूल गया वो है इस टीवी की ब्लैक परफॉर्मेंस। ब्लैक्स इस टीवी पे अच्छे लगते हैं, किसी भी वीए पैनल में बहुत अच्छे ही दिखेंगे। डार्क सीन्स बहुत डार्क दिखते हैं, और जहां पे ब्लैक्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे भी आपको बहुत अच्छे ब्लैक्स इस टीवी में देखने को मिलेंगे। किसी टाइप की आपको ब्लीडिंग इस टीवी में देखने को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट मेरे टीवी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई थिंक दैट इज गुड टू गो। लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, इस टीवी पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने को मिलती है नोकिया या फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से। इज दैट एनफ? एक्चुअली नॉट। आपको एक अच्छा एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लेना चाहिए। मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा कि आपको कौन सा एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लेना है, यह आपके ऊपर है, आप खुद डिसाइड करिए। बात करते हैं नोकिया की सर्विस के बारे में। नोकिया की सर्विस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी भी बजट ब्रांड के अंदर आपको ऐसी ही सर्विस देखने को मिलेगी। दे आर नॉट सैमसंग, सोनी और एलजी। उनके अपने सर्विस सेंटर्स नहीं हैं और अपना सर्विस नेटवर्क नहीं होता किसी भी बजट ब्रांड का, एंड सो हैज नोकिया। नोकिया का भी अपना सर्विस नेटवर्क नहीं है। दे हायर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और उनके थ्रू वो सर्विस आप तक पहुंचाते हैं डोर स्टेप। एंड आप अपनी सिटी में चेक करिए, नोकिया में कॉल करिए, उनके कस्टमर केयर में कॉल करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सिटी और आपके पिन कोड पे नोकिया की सर्विस अवेलेबल होगी तो इस टीवी को खरीदिए। उसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और 18,000 रुपीज इस समय इस टीवी का प्राइस है 15 नवंबर को। अब आपको देखना है कि क्या आपको यह टीवी खरीदना है या नहीं। इस वीडियो में कोई वर्डिक्ट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स ऑलरेडी बता चुका हूं। एक टीवी खरीदना चाहिए उसकी अच्छी पिक्चर क्वालिटी को देख के, और इस टीवी के अंदर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। आपको एक टीवी कभी नहीं खरीदना चाहिए उसकी अच्छी ऑडियो क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी को आप किसी भी तरीके से एनहांस कर सकते हैं। लेकिन इस टीवी के अंदर आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी मिलती है, और आपको एक एक्सटर्नल साउंड बार लगाने की इस टीवी के साथ जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टीवी के जो कॉन्स हैं वो बेसिकली सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन से रिलेटेड हैं, और ओटीए अपडेट से उन्हें ठीक करा जा सकता है। एंड आई ओनली थिंक दैट नोकिया या फिर एंड्रॉयड बहुत जल्दी एक ओटीए अपडेट देगा, जिससे इस टीवी के सभी कॉन्स प्रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड, आप ये टीवी खरीदना चाहते हैं या नहीं। चाहते हैं तो प्लीज मेरा लिंक यूज करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और उसके साथ आपको टीवी की रेकमेंडेड लिस्ट भी दी है, जिसमें आपको वो सारे टीवी के लिंक्स मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं, और एक भी वो टीवी का लिंक नहीं मिलेगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आप मेरे सोशल मीडिया पे आ जाइए और डीएम करिए, और मैं आपका जवाब 48 आवर्स के अंदर दूंगा ही दूंगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।